नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक लगभग सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय में इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और इसी को देखते हुए चलिए आज का हम लोग यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस का क्या मतलब होता है। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि अत्यधिक ठंड में फसलों को नहीं उगाया जा सकता है। तो आप सोचिए कि ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों जहाँ सालों भर ठंड रहती है, वहाँ पौधों को कैसे उगाया जाता होगा। तो चलिए हम आपको बता दें कि यह हरित गृह के द्वारा संभव होता है। ठीक है, यह जो है हरित गृह के द्वारा संभव होता है। और हरित गृह ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में शीशे के दीवारों से बने भवन होते हैं। देखिए, शीशे के दीवार होते हैं और आजकल शीशे के अलावा और कई भी मटेरियल यूज किए जाते हैं। ठीक है, शीशे की जगह पॉलीथीन, एक विशेष प्रकार का पॉलीथीन होता है, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो शीशे की दीवारों से बने भवन होते हैं जिसमें पौधों को उगाने का कार्य किया जाता है। तो भाई, इस शीशे के भवन के अंदर क्या होता है जो यहाँ इसके अंदर पौधे उगाए जाते हैं, तो हम लोग यह देखेंगे कि हरित गृह की कार्य प्रणाली क्या होती है। ठीक है, वह कैसे काम करता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर किसी बड़े सोर्स से रे निष्कासित होती है, जैसे कि मान लीजिए सूर्य काफ़ी बड़ा स्रोत है। अगर उससे सूर्य का जो तरंग दैर्घ्य है, सूर्य के द्वारा जो तरंग दैर्घ्य निष्कासित होता है, वह लघु तरंग दैर्घ्य की होती है। ठीक है, सूर्य की किरणें क्या होती हैं? लघु तरंग दैर्घ्य की होती हैं। तो जो लघु तरंग दैर्घ्य है, वह मान लीजिए यह भवन है, ग्रीन हाउस है। तो सूर्य की जो किरण है, सूर्य की किरण इस कांच के दीवार को भेद देती है, यानी कि कांच की दीवार के अंदर आती है। और जब यह कांच के दीवार के अंदर रखे वस्तु या फिर सरफेस को गर्म करती है, तो कोई भी गर्म वस्तु जब गर्म होती है, तो गर्म होने के बाद वह क्या करती है? वह अवरक्त विकिरण निष्कासित करती है। ठीक है, क्या करती है? इंफ्रारेड उत्सर्जित करती है। तो मान लीजिए कि अगर यह सरफेस गर्म हुआ और गर्म होने के बाद यह इंफ्रारेड को उत्सर्जित करती है, तो जब यह जो उत्सर्जित करती है, यह दीर्घ तरंग दैर्घ्य की होती है। क्यों? क्योंकि यह जो स्रोत है छोटा होता है। तो छोटे स्रोत से जब किरणें उत्सर्जित होती हैं, तो वह दीर्घ तरंग दैर्घ्य की होती हैं, और अगर बड़े स्रोत से किरणें उत्सर्जित हो रही हैं, तो वह लघु तरंग दैर्घ्य होता है। तो देखिए, तो यह जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य होता है, यह शीशे की दीवार को पार नहीं कर पाती है। तो आप देखिए कि सूर्य के द्वारा तो जो किरण उत्सर्जित की जाती है, वह कांच के आर पार हो सकती है, लेकिन इस भवन के अंदर जो चीज़ें गर्म हुई हैं और गर्म होने के बाद जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वह ऊष्मा इस भवन से बाहर नहीं जा सकती है। ये ठीक है, यह देखिए, यह जो है, यह ऊष्मा लौट के उस भवन में ही रह जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि अंदर का जो टेम्परेचर है वह हाई हो जाता है। तो ठंडे के दिनों में, यानी कि ठंडे जलवायु में, जो अंदर का टेम्परेचर होता है वह बाहर के टेम्परेचर की अपेक्षा ज़्यादा होता है, और इसे जो है अपने अनुकूल, यानी कि जो पौधे हैं उस पौधे के अनुकूल टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, कंट्रोल किया जा सकता है। इससे फसल उगाने में आसानी होती है। ठीक है, तो यही चीज़ आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं कि यह जो सूर्य से जो दृश्य प्रकाश है वह आ रहा है, और यह लघु तरंग दैर्घ्य में होती है। लघु तरंग दैर्घ्य शीशे या हरित गृह गैसों से गुजर सकती हैं, लेकिन
ये जो अवरक्त प्रकाश या ताप होता है यह दीर्घ तरंग दैर्घ्य का होता है। तो दीर्घ तरंग दैर्घ्य शीशे या हरित गृह गैसों से गुजर नहीं सकती और पुनः वापस लौट जाती है। तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वह बढ़ते जाता है। तो यही प्रक्रिया अगर हम लोग अपने पूरे पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के बाहर क्या है, वायुमंडल है, ठीक है। और इस वायुमंडल में बहुत सारे गैसें हैं और इन गैसों में ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं, ठीक है। इन गैसों में ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं। तो मान लीजिए सूर्य, ये हम लोग अभी देखे हम लोग एक भवन के स्तर पर। अब हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है। नेक्स्ट जो है हमारा कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बाहर वायुमंडल है ये, और वायुमंडल में अन्य गैसों के साथ ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सूर्य से सौर विकिरण निकलती है और यह पृथ्वी की सतह पर पड़ती है। तो पृथ्वी की सतह से कुछ तो परावर्तित होती हैं और कुछ पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। तो ये जब ये कुछ अवशोषित की जाती हैं तो पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। और पृथ्वी गर्म होने के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है, इंफ्रारेड उत्सर्जित करती है। तो यह इंफ्रारेड के उत्सर्जन के बाद जब यह वायुमंडल में जाती है, ठीक है, वायुमंडल में जाती है तो कुछ वायुमंडल के बाहर चली जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसें जो आपका CO2, जलवाष्प, आगे हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। प्लस कुछ कणों के द्वारा यह टकरा के फिर से पृथ्वी पर आ जाता है। तो ये जो वायुमंडल है यह एक कंबल की भांति व्यवहार करता है और पृथ्वी को एक माध्य तापमान पर गर्म रखता है। तो यह देखिए प्राकृतिक, यही यहाँ पे कहा गया है कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी को माध्य तापमान पर गर्म रखता है। माध्य तापमान यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखता है। अगर मान लीजिए आप लोग कि अगर यह ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहे, मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब नहीं रहे तो क्या होगा। अगर देखिए ग्रीन हाउस गैस की अनुपस्थिति में पृथ्वी का औसत ताप -20 डिग्री तक गिर सकता है। तो अगर सोचिए कि अगर -20 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का तापमान हो जाए तो क्या यहाँ पर जीवन संभव है? ऑफ कोर्स जीवन संभव नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हमारे लिए लाभदायक भी है, ठीक है। तो अब देखिए कि लाभदायक तो है, अगर ग्रीन हाउस गैस अनुपस्थित हो जाए तो पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। तो यह तो फिर हानिकारक कैसे है? तो हानिकारक भी है। यह हानिकारक कैसे है? देखिए ग्रीन हाउस गैसेस, अभी हम लोग देखते हैं कि चूँकि पॉपुलेशन, पृथ्वी पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, वैश्वीकरण और इन सब के कारण प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। तो ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी से जो अवरक्त विकिरण है, जो पृथ्वी के द्वारा जो अवरक्त विकिरण है वह ज़्यादा अवशोषित हो रही है। देखिए अगर कम लिमिटेड मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस रहे तो उसका अवशोषण, जो अवरक्त विकिरण है उसका अवशोषण कम होगा, बाकी अवरक्त विकिरण वायुमंडल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हैं तो उसका अवशोषण भी ज़्यादा होगा और इसके फलस्वरूप ग्रीन हाउस इफेक्ट में बढ़ोतरी होगी। यानी कि जो आपका वायुमंडल ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा चूँकि विकिरण का अवशोषण होगा तो गर्म भी ज़्यादा होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होगा।
तो मेरे ख्याल से आप यह समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, और प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट लाभदायक होने के साथ हानिकारक भी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है या फिर कौन है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस ये अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन का अवशोषण करती हैं और पुनः छोड़ती हैं। ठीक है। मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा अवशोषित किया जाता है। मतलब विकिरण को, जो अवरक्त विकिरण है, इसे यह जो है जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ज़्यादा अवशोषित किया जाता है। अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक तौर पे सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन कौन अवशोषित करता है, तो वह जलवाष्प होगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह तो देखिए मानव निर्मित हो गया है, हालांकि पहले से ही था। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद थे, लेकिन मानवीय क्रिया के कारण इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। तो जलवाष्प यह कार्बन डाइऑक्साइड की भांति ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। ठीक है। अगर प्राकृतिक तौर पे देखा जाए तो जलवाष्प पहले नंबर पे आएगा। ठीक है। और इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। यह वैश्विक तापन में 60% की भागीदारी निभाती है, क्योंकि इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। यह प्राकृतिक हरित गैस, यह प्राथमिक हरित गैस है। ठीक है। मीथेन, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है और इसका 20% योगदान है। और यह जो है, चूँकि मीथेन काफ़ी कम मात्रा में मौजूद है, और इस काफ़ी कम मात्रा में मौजूद होने के बावजूद इसका योगदान ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इंफ्रारेड के अवशोषण में यह कार्बन डाइऑक्साइड से 20 से 30 गुना ज़्यादा सक्षम है। ठीक है। अब मीथेन के स्रोत क्या क्या हैं, यह बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि मीथेन के क्या क्या स्रोत होते हैं। मीठे जल वाली आर्द्र भूमि से मीथेन निकलता है। दीमक, ठीक है, बाढ़ग्रस्त धान के खेत, कच्छ क्षेत्रों में जीवाणुओं द्वारा मीथेन का उत्पादन होता है। चरने वाले जानवर जैसे गाय, बैल, भेड़, इन सब के द्वारा मीथेन का उत्पादन होता है, मीथेन उत्सर्जित करते हैं। कोयला खनन, ठीक है, कोयला खनन से तेल एवं प्राकृतिक गैस हेतु इनको निकालने के क्रम में मीथेन वायुमंडल में मिलता है। तो ये सब आप स्रोत देख लिए। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। यह वैश्विक तापन में 6% की जिम्मेदारी निभाता है यह। ठीक है। अगर देखिए यह क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा तो फिर वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है यह। नेक्स्ट है फ्लोरिनेटेड गैस, इसका 14% योगदान है। अब फ्लोरिनेटेड गैस में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। और यह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रतिस्थापन हेतु लाया गया है। और इसका प्रयोग जो है, यह शीत प्रतिशत, एरोसोल नोदक, विलायक एवं अग्निशामन यंत्रों में किया जाता है। इसके बाद है परफ्लोरोकार्बन, इसका प्रयोग अल्मुनियम उत्पादन और अर्धचालकों के निर्माण में किया जाता है। और नेक्स्ट है SF6, यह है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और इसका उपयोग जो है विद्युत वितरण उपकरणों में किया जाता है। तो ये सारे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस देखें। तो मुख्यतः जितने भी फैक्ट थे मैंने इसमें कवर कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग जो विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। किसने? जोसेफ फोरियर ने। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। तो हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? देखिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। तो बढ़े हुए तापमान में सब्जियों एवं फूलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन। तो सबसे सटीक है हमारा ए नंबर। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही हरित गृह प्रभाव कहलाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक। देखिए, अभी हम लोग पढ़े कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और ओजोन नहीं होता है। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ये तीनों सही है। तो तीनों सही हैं, तो ये देखिए बीपीएससी 2019 में पूछा गया है, 18 में भी ये पूछा गया था। तो इसमें ई नंबर ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, ये तीनों ए बी सी सही है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो वैश्विक ताप की, यहाँ वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान अधिकतम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है? उत्पन्न करती है। तो प्राकृतिक रूप से है, तो प्राकृतिक रूप से कौन है? जलवाष्प है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन तो है ही, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आर्गन नहीं है, हम लोग आर्गन कहीं नहीं पढ़े हैं, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। आर्गन उत्तरदायी नहीं है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। मीथेन तो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, और जलवाष्प भी करता है। यानी कि सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यह नहीं करता है। देखिए, अगर यहीं पर नाइट्रस ऑक्साइड रहता ना, तो फिर ये होता, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, इसीलिए यह योगदान नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड यह नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और ओजोन। देखिए, ओजोन से ओजोन जो है वह ग्रीन हाउस गैसों में माना जाता है इसे, चूँकि यह ग्रीन हाउस, इसका जो परसेंटेज है वह काफ़ी कम है। ठीक है, तो यह भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं आता है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह क्या है? वह मीथेन। हम लोग अभी पढ़े कि मीथेन का उत्सर्जन स्रोत जो है वह धान का खेत है, और यह तापन में भी वृद्धि करता है। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? CH4, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह भी है, SO2 यह नहीं है, और N2O यह भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए ई नंबर आंसर हो जाएगा।
देखिए, यह छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 में आया हुआ था और यह एक विवादित क्वेश्चन था। इसमें इसमें इसके आंसर की में ई नंबर दिया गया था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हरित गृह गैस जो है आपका SO2 जो है हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यह हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि कैसे वह अगर ग्रीन हाउस गैस यानी अगर हटा लिया जाए तो वह पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। तो जलवायु परिवर्तन मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस से तो है ही, ओजोन परत का जो अगर क्षय हो रहा है तो उससे भी जलवायु परिवर्तन होता है, प्रदूषण से भी होता है। ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है, सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो हमारा यह डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो कि सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ठीक है, तो यह ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।